नियाज़ी कमरे में टहलता हुआ बेताबी से अपने आदमियों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। जैसा कि इसने सोचा था वही उसके आदमियों ने किया, यानी वो एसीपी की बीवी को उठाकर उसके पास आ रहे थे। उसका प्लान यही था कि एसीपी बैराम बासी को ब्लैकमेल करके उससे अपने भाई के बारे में मालूम करे, मगर उसका प्लान था उल्टा। जब महबूब नियाज़ी की बीवी की खाल उसके पास आई, बैराम की ज़रूरत पर उसका फ़ोन कॉल उठा था। वो एसीपी इसकी मासूम 15 साल की बेटी को सरेआम उसके घर से ले जा चुका था। इसका सारे वाक़े से कोई लेना देना नहीं था। उसकी बीवी ने महबूब नियाज़ी को फ़ोन पर काफ़ी लान तान की थी और इसे बैराम की दी गई धमकी भी बताई थी, और यह भी कहा था कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार वही यानी महबूब नियाज़ी होगा। महबूब नियाज़ी बैराम की चालाकी पर बुरी तरह बेचैताब खा कर रह गया। अब्बी से अपने भाई बॉबी से ज़्यादा अपनी मासूम बेटी की परवाह थी। महबूब नियाज़ी टेंशन से कमरे में चक्कर लगा काट रहा था, तब इसके दोनों आदमी एसीपी की बीवी को अपने साथ लेकर आए। क्या हुआ है इसे? एक आदमी ने आलम को बेहोश वजूद को सोफे पर डाला तो महबूब नियाज़ी माथे पर डालता हुआ अपने आदमी से पूछने लगा, सर ये खौफ से बेहोश हो चुकी है। इसका आदमी महबूब नियाज़ी को बताने लगा, इससे पहले महबूब नियाज़ी अपने आदमी को दोबारा आलम को वापस छोड़ने का हुक्म देता। इससे पहले आरव अपनी आंखें खोल ली और टेबल पर रखे हुए चंद हज़ारों में से छुरी उठा ली। ये लड़की क्या कर रही हो? छुरी वापस रख दो, तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। महबूब नियाज़ी आरव की पिट्ठी देखकर बौखला आ गया। वो उसके करीब आता हुआ कहने लगा, दूर हो मुझसे, मत मेरे करीब मत आना। आरव छुरी का रुख महबूब नियाज़ी की तरफ करती हुई तेजी से सोफे से उठकर इसके पीछे दीवार से चिपक गई। महबूब नियाज़ी के दोनों आदमी भी महबूब नियाज़ी की तरह इसकी तरफ बढ़ने लगे। आरव को इन तीनों से खौफ आने लगा। वो अकेली और 3 आदमी। देखो लड़की, तुम्हें भी फौरन तुम्हारे शोहर के पास पहुँचा दिया जाएगा। मेरा यकीन करो, ये छुरी फेंक दो। अगर एसीपी की बीवी को कुछ हुआ जाता तो एसीपी के पास इसकी बेटी मौजूद थी, और महबूब नियाज़ी अपनी बेटी को किस तरह का नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहता था। डिप्टी की खाल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आलम को इस आदमी की बात पर यकीन नहीं आया था। अगर यह आदमी उसको बैराम के पास पहुँचाने का इरादा रखे हुए था तो इसकी यहाँ पर लाया क्यों गया था? इससे पहले वो तीनों आदमी इस पर हावी हो जाते। आलम ने छुरी का रुख अपने पेट की तरफ किया और जल्दी पकड़ो इससे, छुरी छीन लो इससे, महबूब नियाज़ी अपने दोनों आदमी से बोला, जिन्होंने आरम को काबू करना चाहा। नहीं, आरम इसके हाथ से छुरी लेने के चक्कर में आरम छुरी से अपनी कलाई को जख्मी कर चुकी थी। क्या हो गया? अस्पताल लेकर चलो इस लड़की को। एसीपी मेरी बेटी के साथ कहीं कुछ ना कर दे। महबूब नियाज़ी अपने दोनों आदमियों पर बुरी तरह चीख रहा था। आरम जो कि पहले ही खौफ ज़्यादा थी, अपनी कलाई से तेजी से खून देखकर वो खौफ के मारे फर्श पर गिरती हुई अपनी आवाज़ खोने लगी। 3 घंटे गुजर चुके थे मगर आरम का आता कुछ अता पता नहीं था। बैराम के आर्डर पर मैदान पुलिस को लेकर बारी बारी महबूब नियाज़ी के तीनों फार्म हाउस पर पहुंच कर तलाशी ले चुका था, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला था। बैराम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आरम को ढूंढ निकाले। उसे यूँ बैठना फजूल लग रहा था। महबूब नियाज़ी की बेटी जो इस वक्त उसके सामने बैठी रोते रोते खामोश हो चुकी थी, लेकिन अब उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था। बैराम को इस लड़की को देखकर आरम की भी रोने लगी थी। वो भी तो इस लड़की की तरह खौफजदा और परेशान होगी। बैराम को अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वो रिवॉल्वर में गोलियां चेक करने लगा। महबूब नियाज़ी के घर दोबारा जाने का इरादा रखता था। रोना बंद करो, खामोश हो जाओ। बैराम उस लड़की पर गुस्से में बुरी तरह धारा था। लड़की सहम पर चुप हो गई। तुम्हारा बाप एक नंबर का जलील कमीना और घटिया इंसान है, जिस किरदार का तुम्हारा बाप मालिक है। ये गालियाँ बेगैरत के सामने महजब मालूम होती हैं। अगर मैं तुम्हारे बाप के कारनामे और रंगीन मिजाजी के किस्से तुम्हें सुनाने में बैठ जाऊँ तो तुम्हें अपनी पैदाइश पर शर्म आएगी। औरतों के साथ खेलकर इनकी दलाली करने वाला गलीज आदमी है तुम्हारा बाप, जिसे शायद अपनी बेटी की इज्जत और जान की परवाह नहीं है। मेरी बीवी को तुम्हारे बाप ने उठा लिया है। अगर उसने मेरी बीवी को ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हारे बाप की जान ले लूँगा और इसी तरह रोज़ा तुम्हारे मुकदमे में लिख दूँगा। बैराम सहमी हुई लड़की से बोला और कमरे से जाने लगा। तभी फ्लैट की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलने पर महबूब नियाज़ी और उसके गार्ड को अपने फ्लैट के दरवाजे पर देखे बैराम का फ़ोन कॉल उठा। वो महबूब नियाज़ी पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ा था। मुझे कहा है मेरी बीवी, क्या किया तुमने इसके साथ? बैराम अपने शिकंजे में महबूब नियाज़ी की गर्दन को पकड़े शदीद गुस्से में पागल हो चुका था। महबूब नियाज़ी खुद और इसका गार्ड चाहकर भी बचाव करने में नाकाम थे। कुछ नहीं किया हमने तुम्हारी बीवी के साथ, मेरा यकीन करो। उसे जैसा लेकर गया वो बिल्कुल ऐसी ही पाक है और अनछुई, मगर उसने डर के मारे खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। बैराम की मजबूत रिश्त में मौजूद महबूब नियाज़ी काफ़ी मुश्किल से उसे बता पाया। उसकी बात सुनकर बैराम ने अपने शिकंजे से आज़ाद करता हुआ शाक हो गया। जान लेने की कोशिश की? कहाँ से है इस वक्त हरम? बैराम सदमे में घुसे ही कैफियत में एक बार फिर महबूब नियाज़ी का गिरबान पकड़कर उससे पूछने लगा। उसने अपने हाथ की कलाई की नस काट ली। खून क्या तो बह गया है तो वो अस्पताल में एडमिट है। मेरा यकीन करो, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने तुम्हारी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। महबूब नियाज़ी जो काफ़ी रिसोर्सेज रखने के बावजूद सिर्फ इसलिए बैराम के सामने फीकी बिल्ली बना हुआ था क्योंकि उसकी बेटी इस बैराम एसीपी के पास थी। उसने बैराम को अस्पताल का एड्रेस भी दिया जहाँ आरम मौजूद थी। पापा, इतने शोर की आवाज़ सुनकर महबूब नियाज़ी की बेटी कमरे से बाहर आए। महबूब नियाज़ी के गले लग कर रोने लगी, जबकि बैराम अस्पताल के लिए हुए
एड्रेस पर कॉल करके डॉक्टर से हरम के बारे में कंफर्म करने लगा। डॉक्टर के मुताबिक हरम के हाथ की नस काफ़ी गहरी कट गई थी, जिसकी वजह से इसका काफ़ी खून ज़ाया हो चुका था। वो इस वक्त बेहोश थी मगर खतरे से बाहर थी। मैं तुम्हारी तरह का मर्द नहीं हूँ जो दूसरों की इज्जत पर गलीज और महंग नजर रखते हैं। पूछ लो अपनी बेटी से, कोई भी इखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं की है मैंने। इसके साथ अब इसकी इज्जत भी महफूज है, लेकिन तुमने मेरी इज्जत पर गंदी निगाह डाली। उसके लिए गलीज सोच अपने जहन में रखी, इसे अपने आदमी से उठाया। तुम्हारी वजह से वो इस वक्त तकलीफ बर्दाश्त करी है। इन सब बातों के लिए तुम सज़ा के मुस्तहिक और वो सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। बहराम ने लौंड निकाल कर एक गुमनाजी पर फायर किया। पापा, यह गुमनाजी गोली लगने से फर्श पर गिरी। उसके जिस्म से खून फव्वारे की सूरत निकलने लगा, जिसे देखकर गुमनाजी की बेटी खौफ के मारे चीखती हुई रोने लगी, जबकि गुमनाजी का गार्ड उसे संभालने की कोशिश करने लगा। बहराम को इस सारे किस्से में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो इन लोगों को वहीं छोड़कर अस्पताल के लिए निकल गया। हरम मिर्ज़ा अस्पताल के कमरे में जैसे ही हरम को होश आया, इसे देखकर बहराम बेसाख्ता कुर्सी से उठा और हरम की तरफ बढ़ा। हरम के बैठने उठने से पहले ही वो हरम के चेहरे पर झुकता हुआ हरम की पेशानी पर होंठ रखकर इसके करीब बैठ कर मैं आपको देख सकती हूँ बहराम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे आज लग रहा था जैसे मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। अब हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। हरम अस्पताल के बेड पर लेटी हुई यकीनी कैफियत में अपने सामने बैठे बहराम को देखकर बोली, जो इसके लिए हर दर्जा फिक्र में नजर आ रहा था। अपने लिए फिक्रमंद होना वो इसके चेहरे से महसूस कर सकती थी। हरम की बात सुनकर बहराम ने हरम का हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाया। ऐसी सोच के लाई तुम अपने जहन में अभी तो तुमको पाया है, ऐसे ही खो देता है। अपनी जान की बाजी लगा देना था मगर तुमको ढूंढ लेता। बहराम उसका जर्द होता चेहरा देखकर बोला, आज कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसकी बीवी पर प्रॉब्लम में आई थी और वो जिस तकलीफ से गुजरी थी, ये सोचकर बहराम को तकलीफ हो रही थी। साथ ही इसके दूर जाने की सोच बहराम को हरम के करीब ले आई थी। आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगे, या फिर मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे? मेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज ये सब कुछ हो गया। मैं आपने भी मुझे समझाया भी था। हरम को याद आने लगा, एक बार नहीं बहराम ने उसे कई बार फ्लैट से निकलने के लिए मना किया था, मगर उसके बावजूद उससे बेवकूफ़ी सरजद हुई, जिसका नतीजा से किस अंदाज में बर्दाश्त करना पड़ा। मैं चाहूँ भी तो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता, ना ही तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पर शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम इस वक्त मेरी आंखों के सामने मौजूद हो। बहराम अपना हाथ हरम के गाल पर रखता हुआ पूरी ईमानदारी से सच्चाई बयान करता हरम का चेहरा देखने लगा। आज उसे ये चेहरा एक बार दोबारा से अपने दिल के करीब महसूस हो रहा था। इस वक्त वो अपने दिल में क्या महसूस कर रहा था शायद चाहकर भी वो इससे शेयर नहीं कर पाता। बहराम, मैं यहाँ कैसे आई? और वो 5 को तो लोगों ने गोली मार दी थी। हरम अपने दिमाग पर जोर डालती हुई बहराम से पूछने लगी। खून बहता देखकर अपने आवाज़ में नहीं रही थी। बेहोश होने की वजह से इसे कुछ याद नहीं आ रहा था वो कैसे यहाँ तक पहुँची। इस वक्त वो चेहरे से काफ़ी परेशान लग रही थी। तब बहराम ने झुककर इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। परेशान मत हो, अफान को गोली जरूर लगी थी लेकिन बर वक्त ट्रीटमेंट मिलने की वजह से अब उसकी तबीयत ठीक है। मैं तो मज़ीद कुछ नहीं सोचूंगी। मैं और तुम एक दूसरे के पास है, इसका मतलब है अब सब कुछ ठीक है। वो कैसे यहाँ पहुँची है? बहराम ने उसके पीछे क्या कुछ किया है? थोड़ी देर पहले वो क्या करके आ रहा था? ये सारी बातें वरुण गुप्ता का इरादा नहीं रखता था। आपका मतलब है हम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है? हम अपने चेहरे के बेहद करीब बहराम का चेहरा देखकर उससे पूछने लगी, जो इस वक्त इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम चुका था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है? क्या तुम इस बात का यकीन नहीं चाहती हो? बहराम उसके गुलाबी होंठों को देखता हुआ आयरन से पूछने लगा। उसके गुलाबी होंठ खुश्क हो रहे थे। वो बहराम से यकीन भी चाहती थी और बहराम का यकीन भी चाहती थी, और वो जानती थी कि बहराम उसको इस वक्त कैसे यकीन दिलाने वाला था। इसके बावजूद उसने बहराम की बात पर इकरार में सिर हिलाया। हरम के इकरार पर बहराम ने नरमी से अपने होंठ उसके गुलाबी होंठों पर रख दिए। हरम ने इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर ली। वो बहराम के होंठों का लम्स और उसकी सांसें, इनकी महक अपने अंदर उतरता हुआ महसूस कर रही थी। बहराम ने अपने दोनों हाथ इसके चेहरे से बालों तक ले जाते हुए इसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा कर हरम का चेहरा ऊंचा किया। वो हरम की डोरी पर होंठ रखता हुआ उसकी गर्दन पर झुका। तब हरम ने स्टाइल का एहसास करते हुए उसे हंसी से पीछे किया। बहराम पब्लिक प्लेस का सोचकर ही शराफत का मुजाहिरा करता पीछे हुआ था, लेकिन यूं हरम की नज़रें झुकाने पर वो उसकी गुलाबी पट्टी रंगत गौर से देखने लगा, जो उसके यूं देखने से सुर्ख हो चुकी थी। बहराम उसके यूं रंग बदलती कैफियत से बेहोश होता हुआ महसूस मुस्कुरा दिया। फिर उसकी नज़र हरम के आगे गलाई पर पड़ी, जिससे वो अब तक नज़रें चुरा दे रहा था। और फिर मुस्कुराहट थमी। तुमने एक दिन कहा था तुम्हें मौत से डर लगता है, तो फिर ये क्या हरकत की थी तुमने? क्या तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारी यह माँ का तुम्हें खतरे में भी डाल सकती थी? बहराम उसकी गलाई देखता हुआ संजीदगी से पूछने लगा। लो जी, प्यार मोहब्बत खत्म, आ गए एसीपी साहब अपने पुराने वाले स्टाइल में वापस। हरम ने दिल ही दिल में सोचा, तो और क्या करती? डर लग रहा था मुझे उन आदमियों से। बेशक मुझे अपनी जान प्यारी है, मगर मेरी जान मेरी इज्जत से बढ़कर तो नहीं है ना? हरम ने आम से अंदाज में बहराम को एक बात बोली जो बहराम के दिल को छू गई। वो खामोशी से हरम का चेहरा देखने लगा। उसकी बात
बोली हुई बात इतनी छोटी भी नहीं थी। आज से अपनी पहली और दूसरी बीवी में वाजिया फ़र्क महसूस हुआ था। बेशक उन दोनों के चेहरे एक जैसे थे, मगर दोनों के किरदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इकबाल ने ना तो उसकी इज्जत का पर्दा रखा, ना ही अपनी इज्जत का। वो शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्द को खुश करती आई थी, जबकि अरम आज ये साबित कर दिया था कि इसके नज़दीक उसकी जान से बढ़कर उसकी इज्जत थी। यही बात आज इसने अपने अमल से साबित की थी। वो आज बहराम की नज़र में कितनी बुलंद और मतबल हो चुकी थी, इसका बात का अंदाज़ा अरम ने लगा पाती। ना ही बहराम ने इसके सामने अपना ख्याल जाहिर किया। ऐसे क्या देख रहे हैं, बताएं ना, कब जाएंगे घर वापस? अरम ने उसको अपनी तरफ मुस्तकिल देखते हुए पूछा और उठकर बैठना चाहा तो बहराम ने उसे रखे के सारे बैठने में मदद दी। अभी घर जाकर तुम्हें क्या करना है? मेरे साथ यहाँ से जाओगी, फिर वहाँ पहुँचकर अपने चचा के घर जाने की जिद करोगी? बेहतर यही है कि चुप करके यहीं रहो। बहराम उसको बोलता हुआ कमरे से बाहर डॉक्टर से बात करने निकल गया। तुम एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठकर इतने काबिल अफसर होने के बावजूद आगे कैसे इतनी संगीन गलती कर सकते हो? बहराम के याकूब न्याजी पर फायर करते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या कुछ दांव पर लग सकता है? सुबह ही वो कमिश्नर साहब के ऑफिस में मौजूद हमेशा की तरह उनके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं था, बल्कि यहाँ हाथ बांधे कर खामोश खड़ा था। कमिश्नर साहब की बातें सुनकर उसने अपना सर नहीं झुकाया था। सर, कल मेरा सब कुछ दांव पर ही लगा हुआ था। मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, आप खुद को अपनी जगह पर रख कर सोचें। बहराम ने अपने सीनियर ऑफिसर के सामने बोलते हुए तमीज़ का दामन नहीं छोड़ा था, मगर उसे तजुब था इस सारे मामले में सिर्फ किसी को कैसे कसूरवार ठहरा सकते थे। मेरे सामने ही जज्बाती बातें करके मज़ीद बेवकूफ़ी मत ज़ाहिर करो। मुझे तुम्हारी सीट है तो उस पर जमे रहने के लिए आदमी को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, ना कि इमोशनली। तुमने डिप्टी कमिश्नर के कहने पर भी उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। अब उन्हें भी तुमसे काफ़ी शिकवे लाहक हो चुके हैं, क्योंकि वो लायक ऑफिसर था, हर किसी का दिल अजीज़। इसलिए कमिश्नर साहब ने बहराम को उसकी दूसरी गलती के बारे में भी बताया, जिस पर वो इज्जत नहीं कर सका। सर, मैं डिप्टी साहब के ऑर्डर को मानते हुए कैसे यकूब न्याजी की बेटी को छोड़ देता, जबकि मेरी वाइफ उसके यकूब न्याजी के बहराम की बात मुकम्मल होने से पहले मेरे सामने उंगली दिखाई तो बहराम खामोश हो गया। चलो मान लेता हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ ठीक नहीं हुआ, मगर तुमने उसका पूरा बदला लेते हुए यकूब न्याजी के फार्म हाउस पर बगैर सर्च वारंट के पुलिस को भेजा, उसकी बेटी को घर से ज़बरदस्ती उठा लाए, फिर इसके बाद यकूब न्याजी पर गोली चलाई। यानी कि रूल्स को फॉलो ना करना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। अब तो कि तुम्हारे इतने शानदार करियर को देखकर मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं मगर मजबूर हूँ तुम्हें एक माह के लिए सस्पेंड करने पर। कमिश्नर सामने बोलते हुए सामने पर साइन किया तो बहराम एकदम बोल उठा, सर प्लीज़, ये मेरे साथ ज्यादती। उसका जुमला कमिश्नर साहब की तेज़ आवाज़ के आगे मुकम्मल नहीं हो सका। एसीपी बहराम बासी दफा 358 लगने पर रूल्स को फॉलो ना करते हुए आपको एक माह के लिए नौकरी से मुअत्तल किया जाता है। स्टेट क्लियर? अब की बार कमिश्नर साहब का लहजा बगैर लचक लिए हुए था। बहराम जब करता हुआ बोला, यस सर। कमिश्नर साहब को सल्यूट करते हुए टेबल पर रखा हुआ पर्चा उठाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया। उसको गुस्सा इस कदर शदीद था कि जब्त न करते हुए उसने जोरदार मुक्का सामने दीवार पर मारा, जिस पर स्टाफ के ऑफिसर उसकी तरफ मतवज्जा हुए। वो सबको एजाज करता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा। कल के वाक़ये की पूरी तफसील उसके डिपार्टमेंट में फैल चुकी थी। कैसे उसकी बीवी को यकूब ने उठवाया, जिसके बदले में उसने यकूब न्याजी की बेटी को 3 घंटे अपने पास रखा। अपनी बीवी के जख्मी होने की वजह से उसने गुस्से में यकूब न्याजी पर फायर किया। यकूब न्याजी की जान तो बच गई थी, मगर हालत अभी भी नाजुक थी। 2 दिन बाद यकूब न्याजी के छोटे भाई अरसल न्याजी और बॉबी को फांसी हो जाती, और यकूब न्याजी की हालत ऐसे इजाज़त नहीं देती कि वो अपने भाई की जान बचाने के लिए अपने हाथ पाँव चलाता है। एक तरह से वो अपने मकसद में कामयाब हुआ था। वही उसे अपने मुअत्तल होने का भी शदीद अफसोस था। अपनी राख के घास से पहले ये पहली बनिश थी जो इसको दी गई थी, वो भी इस आदमी पर फायर करने के लिए, जो पहले ही इससे पुलिस के रिकॉर्ड में और फाइल में मौजूद था, जिस पर चंद माह बाद पुलिस को एक्शन लेना था।